मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और बिहार में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में यह अहम बैठक हुई है बीजेपी की। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने इस आंदोलन को नई दिशा दी है। राहुल गांधी ने पंजाब के मोगा से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की है और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों का पसीना जो बहता फजूल था, आवाज उनके हक में उठाना असूल था। राहुल गांधी जी ने यह हुंकार भरी है किसानों के हक में, वो काला कानून जिससे आज किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल की ओर आगे बढ़े थे और वहाँ कह रहे थे कि किसानों का कानून है और इस बिल का कोई विरोध ही नहीं कर रहा। तो मैं समझ रहा हूँ कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल किसानों का जाने जाने ना जाने वाला किसान आज सड़कों के ऊपर है। उनका एक ही मुतालबा जो नए कानून आए हैं उनमें उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनकी कुछ शंकाएं हैं जिसको एड्रेस करने के लिए बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर कभी सरकार ने, पंजाब सरकार ने या किसान जत्थेबंदियों ने या पॉलिटिकल लेवल पे पार्टियों ने अपील की जिसकी सुनवाई नहीं हुई। पार्लियामेंट के अंदर तो ऐसा पंजाब के पटियाला में भारतीय किसान यूनियन और नए कृषि कानून के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और पटियाला में शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक को भी रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि नए कृषि कानून के ये कॉरपोरेट के लिए हैं और इनसे कॉरपोरेट कंपनियों को ही फायदा होगा। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को खारिज नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे। वहीं हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर के सियासत तेज हो चुके हैं। हाथरस पहुंचकर अलग अलग दलों के राजनेता पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के आंसू पहुंच रहे हैं। दुख की इस घड़ी में हर तरह से साथ देने की दिलासा भी दी जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेर रहे हैं। इस घटना को लेकर विपक्ष आक्रामक है और चौतरफा आलोचना से सरकार घिरी तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार किया। सीएम योगी ने यह कहा कि विपक्षी दल देश और प्रदेश में जातीय सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं। इन्हें विकास हजम नहीं हो रहा, दंगे होंगे तो विकास रुकेगा। सीएम योगी ने कहा कि दंगों की कोशिश के पीछे सियासी रोटियां सेकने की मंशा है। सीएम योगी ने कहा कि दंगे कराने की कोशिश को असफल कर विकास की गति को और बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप को लेकर के विपक्षी दल आक्रामक और यूपी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हुए अभद्रता के विरोध में एनएसयूआई ने राजधानी रायपुर में जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन किया और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की मौजूदगी में काले गुब्बारे छोड़े गए। साथ ही योगी सरकार की निंदा की गई और इस्तीफे की मांग की गई। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। हाथरस की घटना जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। इस प्रकार से एक बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उसके परिवार को बिना बताए रात्रि 2 बजे वहाँ के शासन, वहाँ के मुख्यमंत्री के निर्देशन पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निर्देशन पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी हाथरस की घटना को लेकर प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कई राजनीतिक दल और संगठन लगातार सीएम योगी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। कोयम्बटूर में AIDWA, DYFI, SFI, CITU संगठनों ने मिलकर हाथरस की घटना पर प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हैदराबाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने हाथरस की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। हाथरस मामले में सीबीआई जांच के आदेश पर बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं।
बाद में क्या बोल रहे पुलिस वाले, रेप ही नहीं हुआ, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में इंक्वायरी करे, इसका रिपोर्ट आया बोल रहे। अभी क्या बोल रहा, जब पूरी देश पलट गया, हर पॉलिटिकल पार्टी बदल गया, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी गए, उनको भी रोकने का काम करे, बड़े मुश्किल से 5 लोगों को चांस दिए। अब ये इश्यू बढ़ रहा बोल के अब एक नया ड्रामा, सीबीआई इंक्वायरी। अरे भैया, तेरी सरकार खुद झूठ बोल रही, अभी सीबीआई। हाथरस केस में हो रही सियासी जंग के बीच योगी सरकार के अधिकारियों ने अब बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है। यहां पर भी छात्रा की गैंगरेप के बाद मौत हो गई थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बलरामपुर पहुंचे। इससे पहले डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ अवनीश अवस्थी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। हम सहयोग कर सकते हैं और परिवार ने जो अपने बिंदु बताए उसको बहुत क्लोजली हम लोग मॉनिटर करेंगे। क्या क्या बातें कही? और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसको किसी रूप में छोड़ा ना जाए और यदि कोई और छूट गए हैं तो उनको भी जो है खोज निकाल कर। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने हाथरस कांड को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले में राजनीति हो रही है। कांग्रेस के लोग अगर हाथरस जा सकते हैं तो वो राजस्थान और अन्य जगह पर क्यों नहीं गए, जबकि दूसरी तरफ उनके मन में राहुल प्रेम भी जाग रहा था और उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए ये कहा कि लोग कांग्रेसी की फजीहत करवा रहे हैं और इन्हीं की वजह से ही राहुल गांधी को हाथरस जाते समय धक्के खाने पड़े। मेरे होते किसी की हिम्मत ना होती, क्योंकि नेता में 1000 वाट का करंट होता है। कहीं उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, ये सिर्फ मिली भगत और जो है ना नूरा कुश्ती चल रही है। और जब तक ये देश और ये समाज ये प्रदेश नहीं समझेगा तब तक हालात नहीं सुधरेंगे और हालात बदतर होंगे। सब जगह जाना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मिर्चपुर वाले गुहाना करवाने वाले, भगाना करवाने वाले, वो जाकर के वहाँ पर, अरे उसमें न्याय दिलवाया था कि आपकी 10 साल सरकार थी। आज आप कह रहे हो कि वहाँ बेटी मनीषा को न्याय मिले, आप घूम रहे हो। केरल के मल्लपुरम के एक युवा ने नया इनोवेशन किया है। मल्लपुरम के रहने वाले के मोहम्मद शिबिर ने पुरानी बाइक कार के सामान से 4 पहिया गाड़ी बनाई है और इस गाड़ी में पुरानी बाइक के इंजन का उपयोग किया गया है। इस गाड़ी को आसानी से चलाया जा सकता है और इसमें साइकिल के कुछ पुर्जों का भी इस्तेमाल किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न व्यापारिक संघ के सदस्यों ने पूरे शहर में लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। इस दौरान कुछ एक दुकानों को छोड़कर सभी व्यापारियों ने लॉकडाउन के नियमों की पालना की। दरअसल कुछ दिनों पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के व्यापारिक संघ ने कार्यवाहक जिला कलेक्टर मुकेश कुमार से मुलाकात कर स्वैच्छिक लॉकडाउन करने की मंशा जाहिर की थी। दरअसल व्यापारियों का मानना है कि रविवार को बाजारों में और दिनों की अपेक्षा में भीड़ अधिक होती है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी अधिक होता है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सप्ताह में 1 दिन का लॉकडाउन हर रविवार को रखने का फैसला किया गया था। लेकिन इस फैसले में कुछ व्यापारिक संगठन साथ दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उनका मानना था कि पहले ही 5 महीने के लॉकडाउन से उनका व्यापार चौपट हो चुका है, जिसके चलते वो इस लॉकडाउन में शामिल नहीं हो सकते। इधर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने इस लॉकडाउन पर खुशी जाहिर की। जी हाँ, मैं सर्वप्रथम तो सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान के जितने भी सदस्य हैं उन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जो स्वयं आगे आकर इस कोरोना की वजह से, इतने लॉकडाउन की वजह से जो उनको नुकसान हुआ उसको भी दरकिनार करते हुए अब स्वयं अपने स्तर पे कुछ समय के लिए 8 बजे बाद दुकानें बंद रखना चाह रहे हैं और उसके बाद में रविवार को भी स्वयं अपने स्तर पे दुकानें बंद करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसका प्रशासनिक आदेश प्रशासनिक कारणों से नहीं निकाला जा सकता, तो व्यापारी खुद स्वयं आगे आकर इसमें सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन का साथ दे रहे हैं। ये बहुत आवश्यक भी हो गया है, क्योंकि अब ये महामारी एक
मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के आचार संहिता लगते ही कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम लोधी के समर्थन में एक सभा की गई, जिसमें कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अब ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं रह गई, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मरीच मामा कहा और कांग्रेस के बागी विधायकों को गद्दार कहा। चाहिए फिर कैसे जीतेंगे? लोगों को ये तो 50 सीट जीतेंगे, 100 को खरीदेंगे। जनता का वोट डालने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, औचित्य खत्म हो जाएगा। क्या मतलब निकलेगा? जब जो खरीदने ही से काम चलेगा तो क्यों फिर वोट डालने का मतलब निकलेगा? इसलिए इसके लिए पूरे संत समाज और हाथरस की बात तो उसके लिए भी समय आने पे बोलेंगे। अब ये गद्दार पैदा ना हो पाए, इन गद्दारों को दबा दिया जाए, इसलिए जनता से अनुरोध करेंगे और जनता इस उपचुनाव में इनको मजा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल से वैचारिक मतभेद का हवाला देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार एनडीए से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि एलजेपी राज्य में बीजेपी के साथ रहेगी और एलजेपी के वैचारिक मतभेद पर जेडीयू ने यह हमला बोला है। जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। प्रेस बयान देखा है कि जदयू के साथ हमारा वैचारिक मतभेद है और इसीलिए हम 143 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कैसा वैचारिक मतभेद। लोकसभा चुनाव आप हमारे साथ लड़ते हैं, माननीय नीतीश कुमार को बार बार आग्रह करते हैं और अपने चुनाव क्षेत्र में बुलाते हैं और आप लोकसभा चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं कि हमारा वैचारिक मतभेद है। किस तरह का वैचारिक मतभेद? 1998 एट्रॉसिटी एक्ट के लिए दलितों को नौकरी देने के लिए वैचारिक मतभेद, 40 गुना 15 वर्षों में दलितों के बजट को बढ़ाने के लिए वैचारिक मतभेद, इस प्रदेश में दलितों को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए मुख्यमंत्री परिवहन योजना शुरू करने के लिए वैचारिक मतभेद। आखिर में आपका वैचारिक बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण का तीसरा दिन रविवार को गुड़गांव में आयोजित किया गया, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायतें समान विकास और विकास का एक नया मॉडल होंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायतें न्यायोचित विकास और वृद्धि की नई मॉडल होंगी, जहां पर लोग अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे और प्रशासन समन्वय की भूमिका में रहेगा। सिन्हा ने बैक टू विलेज 3 कार्यक्रम के तीसरे दिन कुलगाम की यात्रा के दौरान ये बातें कही हैं। हरियाणा के सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि से जुड़े कानून का विरोध करने पर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को कृषि शब्द से पहले अक्षर क के बारे में भी ज्ञान नहीं है और पंजाब और हरियाणा के दौरे पर आ रही राहुल गांधी केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि से जुड़े कानूनों के बारे में भी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। और दुष्यंत ने कहा है कि 4 दिन से पूरे राज्य में नॉन एमसीपी की धान की किस्म 1509 आज 2100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि कॉटन भी अच्छे दाम पर बिक रहा है। और लेकिन विपक्ष इस मसले पर राजनीति कर रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार के कृषि कानून की सराहना की है। गांधी जी वो व्यक्ति है जिनको कृषि के क के बारे में भी नहीं पता, और आज वो इन 3 अध्यादेशों के ऊपर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। मैं तो चाहूँगा जब वो पंजाब में ही आए तो आप लोगों के साथियों से एक बार उनसे ये 3 सवाल पूछवा लीजिए कि ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस बिल में कन्वर्ट हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और इस राष्ट्रीय राजधानी में चेन स्नैचिंग के नाटकीय दृश्य सामने आ रहे हैं। यहां पर एक बाइक पर सवार 3 नकाबपोश लोगों ने प्रशांत विहार में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ नौकरशाह से चैन लूट ली। बहसबाजी करने के दौरान बदमाशों ने गले से चैन छीन ली और घटना 1 अक्टूबर की बताई जा रही है। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है, हालांकि हमलावरों की पहचान नहीं की गई। कोरोना महामारी के बीच में पहले से ही आम जनता परेशान है और अब लगातार सब्जियों के दामों में जो वृद्धि हो रही है उससे जनता और भी परेशान हो रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। जनता परेशान है, साथ में सब्जी विक्रेता की काफ़ी
परेशानी उन्हें भी हो रही है। सब्जी बेचने वालों का यह कहना है कि सब्जी को ले जाने में आधी से ज़्यादा सब्जी जो है वो ख़राब हो जाती है, जिससे उनको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में प्रगतिशील किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम ने किसानों को कृषि कानूनों के लाभ को समझाया और साथ ही धान की फसल की खरीद को लेकर के कहा कि जो भी मार्केट एरिया तय किया गया है उसमें किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों से कहा कि खेती का एक आदर्श एजेंडा बनाना होगा। अगर किसान परंपरागत खेती करेगा तो कभी आमदनी ज़्यादा नहीं हो सकती। खेती का आदर्श को हमको एक पैच ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा ये तय करना पड़ेगा कि किसान इससे अगर नीचे खेती करेगा और अगर परंपरागत करेगा तो गरीबी रहेगा, ऊपर उठ ही नहीं सकता। उसके लिए हम जैसों को काम करना पड़ेगा कि हम उसको अच्छी खेती करना सिखाएं। सरकार भी करे, यूनिवर्सिटी भी करे, हम भी बताएं खेती के साथ उसकी चीज की मार्केटिंग कैसे अच्छी हो, वो कहां अपनी फसल को ऊंचे दाम पर बेच सके, ताकि हमारे जो हरविंदर सिंह जी कह रहे थे कि अगर कोई 1 एकड़ में 1 लाख रुपया कमा नहीं सकता तो उसको खेती करना। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छोटे शहरों के लोगों के सपने भी बड़े होते हैं और वो इन सपनों को हकीकत में बदलना भी जानते हैं। दरअसल ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि चंबा ब्लॉक के निकटवर्ती कोट गांव के सिंगर सचिन सजवान की सच्ची कहानी है, जहां पर सचिन को बचपन से ही गीत संगीत का शौक था। टीवी के मंचों पर कलाकारों के कार्यक्रम देखकर उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी, जिसके बाद सचिन ने सुरताज का ज्ञान लेने पर 2012 में पहली बार स्थानीय मंच पर प्रतिभा दिखाई। और बता दें कि सचिन ने अब अपनी मेहनत और लगन के दम पर रियलिटी शो में अपना स्थान बनाया है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। ये ऑडिशन ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है और ये फ़िलहाल 2 महीने पहले से चल रहा है। और मैं सिंगिंग लाइन में जहाँ तक अपनी बात करूँ, सिंगिंग लाइन में मैंने 2012 में मैंने स्टार्टिंग की थी इसमें, और इसमें लगातार ही अभी चल ही रहा है मेरा। और जो ये ऑडिशन हुआ है, ऑडिशन में मैंने आपका 15 दिन पहले इसमें वो किया था, मैंने अपना वीडियो बना के ऑनलाइन भेजा था और उसके 15 दिन तत्पश्चात मेरे को
वहाँ से एक लिखित एक मैसेज आया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बड़ी खुशी थी, ये बचपन से इसका यही काम था, नाचना गाना वो वगैरह, हमें बहुत बड़ी खुशी है। और जो है कि मैं भी पहले थोड़ा बहुत होटल इंडस्ट्री में काम करता था, ये है, पर बचपन से इसका यही ध्यान था, हमें बहुत बड़ी खुशी है। ये है ये यूपी में मासूमों के साथ दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के भद्रेखी गांव का है, जहां पर एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की घर में अकेले थी और इस दौरान पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर फरार हो गया। वहीं जब पीड़िता के परिजन घर पर पहुंचे तो उसने परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब कि हमारे घर में कोई आता नहीं, उसके बाद हम एक लड़का आया, वो बोला कि आपके घर में भाई है, तो हमने कि नहीं है, नहीं, जब आ जाए उससे बात कर लेना। उसके बाद वो चला गया। कौन लड़का आया था ये बताओ? मेरे बगल वाला पड़ोसी दीपक है, तो वो चला गया। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर जाकर वो हमारी दीवार से कूदकर छलांग मार कर हमारे अंदर आया। हम भागकर अपने जीनों पे चढ़े, उसने हमारा मुंह दाब लिया, उधर से खचोल के नीचे लाया और हमारी इज्जत खराब कितनी? आज आटा थाने में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रकरण सामने आया था, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। शेष और जो विधिक प्रक्रियाएं है उसको पूरा किया जा रहा है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण और लोगों में बढ़ने वाली बीमारियों को रोकने के लिए पराली का प्रबंधन उत्तर भारत के प्रदेशों के लिए मुश्किल बना हुआ था। दिल्ली स्थित पूसा के वैज्ञानिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए पिछले लंबे समय से प्रयोग जारी किए हुए थे और अब इसमें सफलता भी उन्हें मिल गई है। सिरसा की एमडी बायोकॉल जो कंपनी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो बिना किसी प्रदूषण के पराली से पूरी तरह से निजात दिला देता है। सूक्ष्मजीव विभाग ने हमारे यहाँ से पिछले 5 सालों से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अब जाकर हम लोगों का एक फफूंदी का कंसोर्शियम बनाया है, जिससे कि जो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त नॉर्थ इंडिया में पराली जलाने की जो समस्या है उसका कुछ हम समाधान कर पाएँ। इसमें हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके कंसोर्शियम बनाया, जिसकी वजह से धान की जो पराली है जल्दी से जल्दी गल के एक कंपोस्ट मैन्योर के रूप में तैयार होती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन और पूजन का दौर जारी है। प्रयागराज में उनके समर्थकों ने एक हवन का आयोजन किया और ईश्वर से कामना की है कि केशव प्रसाद मौर्य जल्द से जल्द कोरोना से निजात पाएं और स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिले। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए रुद्राभिषेक भी किया गया है और इस हवन में अरुण अग्रवाल, दिलीप श्रीवास्तव और मनोज दुबे समेत प्रयागराज की कई जानी मानी हस्तियां शामिल थी। बिहार के पूर्णिया में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पूर्णिया के खजांची हाट थाना के मुर्गी फार्म रोड की है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश महासचिव शक्ति मलिक को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई और वहीं मृतक के परिजनों ने यह कहा है कि यह हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई है। वो अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का तलाश कर रही है। गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में गोली मारने के बाद उनके बॉडी को सदर अस्पताल लाया गया अग्रितर कार्रवाई के लिए। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रितर अपराधियों के खिलाफ अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़े बड़े नेता पीड़िता के गांव पहुंच करके उसके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। ये सिलसिला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के परिवार से मिलने के बाद शुरू हुआ है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर परिवार से बातचीत की और योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए। परिवार के लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा इनके साथ हो जाएगा, लेकिन अब बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है, तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते, तो इन पे कोई दोष है। हरियाणा के फरीदाबाद में सर्विस प्रोवाइडर कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के कर्मचारी, सीवर साफ करने वाले, कूड़ा उठाने वाले सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। और इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने यह कहा है कि ये एक अच्छी पहल है। हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के मन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भेदभाव का भाव भी हटेगा। इन्हें शॉल और फूल माला पहना करके सम्मानित किया गया है, जिसका आभार प्रकट करते हैं। हम लोगों को भी इन योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चल रहा है, आप समझ रहे हो, मार्च एंड से लेकर के अब तक, और उस टाइम में जिन लोगों ने हमारी सेवाएं की हैं, जैसे पुलिस कर्मचारी हैं, सफाई वाले कर्मचारी हैं, बिजली के कर्मचारी हैं, और भी दूसरे जो भी सीवरेज का काम करते हैं, पानी हमें सप्लाई करते हैं, आज विशेष तौर से हमने उनको यहाँ बुला करके उनका मान सम्मान किया। उनको हमने साफा बनाया, मालाएं बनाई और उनके काम की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की, और वो लोग भी इस बात से। यूपी के बांदा में सरकार के बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के विद्युत कर्मचारी ने निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और बता दें कि सरकार ने विद्युत विभाग को निजी हाथों में दिए जाने का फैसला लिया और विद्युत कर्मचारियों ने कहा है कि यदि सरकार निजीकरण वापस नहीं लेती है तो 5 अक्टूबर से हम सभी कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन धरने में बैठ करके काम का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। आपका प्रदर्शन चल रहा है, ये पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसकी जो बिजली व्यवस्था है उसको निजी हाथों में दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो किस तरीके का आप आगे प्रदर्शन करेंगे? हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है लखनऊ में, उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, पूर्वांचल का निजीकरण जो रद्द नहीं किया जाएगा, तो 5 तारीख से हमारा पूरे दिन का कार्य बहिष्कार रहेगा। और वो चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। का बलात्कार पर दिन हो रहा है, क्या कर रही है सरकार? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कब तक देश में ऐसे ही एक के बाद एक ऐसे केस सामने आते रहेंगे और ऐसे ही निर्भया अपनी जिंदगी से जंग हारती जाएंगी? तो क्यों नहीं ऐसे सख्त कानून बनाए जाते कि जिसके बारे में सोच करके भी रूह कांप उठे ऐसा अपराध करने से पहले।
हाथरस में जो गैंगरेप पीड़िता का दाह संस्कार किया गया है उसको लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले पर यूपी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस घटना ने प्रशासनिक सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछ रहा ANB न्यूज, बलात्कार आखिर कब तक? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 दिन पहले उरी सेक्टर में तैनात जवान की मौत की खबर परिवार को मिली कि उनका बेटा क्रॉस फायरिंग में शहीद हो गया, लेकिन जवान के पार्थिव शरीर को बिना सम्मान के भेज दिया गया और कहा गया कि उसने आत्महत्या की है। इस पर परिवार और स्थानीय लोग उनको शक भी हुआ और जम्मू के सतवारी चौक पर उन्होंने प्रदर्शन किया। सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की मांग की गई, जिसके बाद रक्षित का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। यूपी के संत कबीर नगर में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला जामडीही गांव का है, जहां पर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकारी राशन की कालाबाजारी से संबंधित शिकायत की थी। वहीं शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जिला आपूर्ति अधिकारी को जांच करते हुए दुकान को सील करने के निर्देश दिए हैं। हमको राशन नहीं मिला है, हमारा कोटेदार भेज दिया है राशन इस हफ्ते का, और जो भी है हम प्रवासी मजदूर हैं, हमको राशन चाहिए, इसीलिए हम आए हैं जिलाधिकारी के पास। कितना दिन पहले आप जो है बाहर से यहाँ आए हैं? हमें 6 महीना हो गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 30 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। दीपका थाना क्षेत्र में बीती रात बेखौफ लुटेरों ने एक सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक कंपनी में जहां सैनिक माइनिंग कैंप में 3 नकाबपोश लुटेरों ने खिड़की के रास्ते से अंदर घुसकर सुरक्षा में तैनात गार्डों को बंधक बनाया और फिर हथियार के दम पर लगभग 30 लाख से अधिक की नकदी को लूट कर फरार हो गए। में जो एसीपी का ऑफिस है यहाँ से कुछ दूरी पर, उसमें जो गार्ड्स ने बताया है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने लूट की घटना की है। उन्होंने चोरी की करने की कोशिश की थी, तो उसमें आवाज़ सुनकर ये लोग जागे, तो इन्होंने उनको पकड़ के अंदर बंद कर दिया और उसमें पैसा लेके गए हैं। अभी अमाउंट क्लियर नहीं है, जो संख्या थी वो करीबन श्योर नहीं है ये लोग, बट 2 से 4 के आसपास में इस तरह के लोग थे और ये लूट की। यूपी के चंदौली में दलित युवक को दबंग ने गोली मारने का वहां पर मामला सामने आया है। दरअसल मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के सरेसर गांव का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते युवक को अवैध तमंचे से गोली मारी गई। वहीं युवक के हाथ में गोली लग गई और हालत गंभीर हो गई, जिसे ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया और घटना की जांच में जुट गई। कुछ रंजिश थी, ये लोग IPL देख करके निकले थे और उसके बाद इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी में इसने गोली मारी है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी इस पर? इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और टीमें बना दी गई हैं और टीमें रवाना कर दी गई हैं उसकी गिरफ्तारी की। क्या हाल है मरीज का? क्या हाल है? क्या है? मरीज की हालत ठीक है, उसके बाँह में चोट। हरियाणा के फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। नशीली गोलियां बनाने वाली फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और उसके पास से 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले पुलिस ने कुछ अन्य नशा तस्करों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 46,800 नशे की गोलियां बरामद की गई थी। फैक्ट्री मालिक नशे की गोलियां बनाकर हरियाणा पंजाब के नशा तस्करों को सप्लाई करता था, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है और वहीं पुलिस फैक्ट्री मालिक से पूछताछ कर रही है। अपने दिल्ली में जो है फैक्ट्री है, वहाँ के फैक्ट्री गोदाम है, गोदाम के दफ्तर से 5 लाख रुपए नकद और कागजात बरामद करवाए, जिसको आज जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और हमारे जिला फतेहाबाद के अंदर जो भी मेडिकल नशा आता था उसके अंदर 70-75% के करीब जो है इसी की जो है ना गोलियाँ आती थी।
यूपी के बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस कांड को लेकर सीएम योगी का पुतला फूंका है। उनका कहना है कि पीड़ित के परिवार से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल मुलाकात करने जा रहे थे, जिनको रास्ते में ही रोक लिया गया और जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के रुड़की में शाह शक्ति सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने गंगनहर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली के प्रांगण में वृक्षारोपण किया है। वहीं संगठन की प्रदेश प्रभारी पूजा ने कहा है कि उत्तराखंड का यह संगठन सभी गरीब असहाय लोगों की सहायता करने वाला संगठन है और तमाम मुद्दों को लेकर उनका संगठन पूरे प्रदेश में अपने पदाधिकारी का चयन कर रहा है। कार्यकर्ताओं और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नरेश जी हैं, हमारी पूजा जी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया है युवा मोर्चा में। मैं इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊंगा और सभी की मदद करूंगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमन किया है और यहाँ पर हमने वृक्षारोपण का काम किया, जिसमें हमारे साथ हमारे प्रदेश में जो प्रभारी हैं आरती त्यागी जी, जिलाध्यक्ष जो हैं महिलाओं की पूनम जी और जिलाध्यक्ष पुरुष में है रजत शर्मा जी, और ये भैया हैं हमारे जो आज युवा मोर्चा में जो उपाध्यक्ष का पद। यूपी के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत पत्रकारों को हेलमेट वितरित किए और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यह कहा है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का काम इस घटना में भी सराहनीय है। उन्होंने यह कहा है कि मीडिया को कुछ जगहों पर प्रशासन ने रोका, उससे सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राजकुमार और राजकुमारी को केवल यूपी की घटना सुनाई देती है। सीओ और पुलिस अधीक्षक को वहाँ से निलंबित करके हटा दिया है और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। परिवार को 25 लाख रुपया सहित अन्य सारी सुविधाएं दिया है। रही मीडिया और नेता की बात, तो मीडिया को बहुत जगह नहीं रोका गया, लेकिन कुछ जगह ऐसी दिक्कतें प्रशासन की आती हैं, प्रशासन निर्णय लेता है रोकने पे, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। और नेताओं की बात है तो नेता जो दिल्ली से राजकुमार और राजकुमारी वाड्रा जी चले, इन लोगों को उत्तर प्रदेश की घटना दिखाई दे। खबर हरियाणा के हिसार से है, जहां दुलियानपुर मार्केट के सब्जी मंडी में सभी विक्रेता हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आई महिला को सब्जी के साथ फ्री मिर्च न देने पर बहस हुई और ये बहस बड़े विवाद में तब्दील हो गई। वहीं गुस्साई महिला उस वक्त बिना सब्जी खरीदे वहां से चले गई, लेकिन 10 मिनट बाद महिला अपने साथ कुछ युवकों को लेकर के वहां पर पहुंची और सब्जी बेच रही युवक का सिर फोड़ दिया। वहीं विक्रेता का सिर फोड़ने के विरोध में पूरा दिन रेहड़ी मार्केट बंद रही और फिलहाल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल शाम को 7 बजे कोई लेडीज सब्जी लेने के लिए हमारे यहाँ आई थी मार्केट में, तो सब्जी लेते हुए कुछ पैसे के लेन देन में कोई बातचीत हुई है, तो उसने वो सब्जी का लिफाफा जो था हमारे उस दुकानदार के महेंद्र नाम का था, उसके मुंह पे मार दिया और चली गई। करीब 10-15 मिनट बाद आई तो ससुराल लड़कर लेकर के आई। वो ससुराल लड़के लेकर के आने के बाद उन लड़कों के हाथ में डंडा लाठी या हॉकी जो भी कुछ थे, तो उसके बगैर पूछे ही सिर में चोट मारी, जिससे सिर फट गया उसका। सिर फटने के बाद में फिर उसके गोडों में जहाँ भी मतलब जब उनको मिला ना मौका मिला, चोट मारी उसके, तो सिर फट गया। तो अब उसको हमने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ है और कल तो हालत उसकी सीरियस थी, बोल नहीं रहा था, लेकिन आज सुबह बोल रहा है और अभी रिपोर्ट नहीं आई कि कैसे कितनी इंजरी है कितनी नहीं है। तो उसके विरोध में हमने पूरा मार्केट बंद किया हुआ है। कल कंप्लेंट पुलिस को दी हुई है, पुलिस ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं की।
किसान कानूनों पर लगातार घमासान जारी है। वहीं बीजेपी के नेता अब किसानों के बीच जा रहे हैं। इस बीच यूपी के रामपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मिलन तहसील में पहुंचे और खेत में ट्रैक्टर चलाया और किसान चौपाल को संबोधित भी किया। किसानों को जागरूक करने की कोशिश की गई और वहीं विपक्षी नेताओं पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार पटकी खा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही किसानों को उन्होंने कहा कि किसान कानूनों के जरिए मोदी सरकार ने किसानों की बदहाली और किसानों की समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। चंद्रपाल जी ने कहा ये जो वर्षों से किसानों की बदहाली थी, किसानों की समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ लोगों की दिक्कत क्या है, फुल टाइम फिसड्डी और पार्ट टाइम कबड्डी। कबड्डी होती है ना जो, तो हर बार जो है वो धड़ाधड़ वो पटकी खा रहे हैं, पटकनी खा रहे हैं, लेकिन कबड्डी पार्ट टाइम करते जा रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनकी रस्सी जल गई, बल नहीं गया, वो बल भी अब चला जाएगा। तो भय भ्रम ये सारे माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। चंद्रपाल जी ने कहा था कि ये चौपालें हम लोग लगातार लगाते रहे। वहीं गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी किसान कानूनों पर बोलते हुए ये कहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है और किसानों को इन कानूनों से फायदा होगा। जो कि उनको जो चीज़ बताई जाती है बहुत सीधे हैं, उनका बहुत सरल स्वभाव है, उनको जो बोला जाता है उसको मान जाते हैं, क्या चीज़ कहाँ पर है उसको नहीं मानते। ठीक है, यही आप देखेंगे। उन्होंने हाथरस के बारे में पूछा था, वो कहानियाँ बनती जा रही हैं, लोग बाग हर एक कहानी को मानने को तैयार है। विपक्ष की पार्टियों का जो गलत भ्रांतियाँ फैलाने में लगे हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो चीज़ उन्होंने नहीं की आज वो किसानों के लिए की जा रही है, इसलिए किसानों का वोट बैंक उनका खत्म हो। वहीं उत्तराखंड के विकास नगर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सहरसा इलाके में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और लगातार इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। घटना का पता चलने के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इस सिलसिले में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उक्त पीड़िता के बयान के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पीड़ित परिवार से मिले और कहा कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार अगर नहीं होते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में जो है सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेलाकुई में जो है महिला से या युवती से सामूहिक बलात्कार होता है तो बहुत दुखद घटना है। मैं आया था इस बात को जानने के लिए। मैं पीड़िता के परिवार या घर पे गया, वहाँ पर ताला लगा हुआ है, पूरे परिवार को जो है पुलिस ने उठा रखा। बहुत दुखद घटना है, इनकी कड़े शब्दों में हम निंदा भी करते हैं और कहते हैं कि सरकार का फेल्योर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके। हरियाणा के फतेहाबाद में रतनगढ़ गांव के पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर एक शख्स से 44,700 रुपये की नकदी लूट करके वो फरार हो गए और वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र ने यह बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतनगढ़ के पास एक अशोक का पेट्रोल पंप है, वो उस पर जो है 2 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर चेहरा ढके हुए थे आए और पिस्टल पॉइंट पर 44,700 रुपये लूट कर ले गए, जिसके अंदर जो हमने 5 टीमें बनाई है जो इस पर मुकदमा को ट्रेस करने की हर संभव प्रयास करिए, वो जल्दी इसमें। यूपी के उन्नाव में अज्ञात लोगों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर मूर्ति चोरी की है। उन्नाव के एक गांव में कुल देवता मंदिर जो कि ढाकेश्वर
बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर साल बहुत बड़ा मेला भी लगता है। यहाँ पर बने शिव मंदिर में कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है और मूर्ति चोरी की गई है। सुबह जब ग्रामीणों को इसके बारे में पता चला तो ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी है और वहीं मौके पर क्षेत्राधिकारी राजकुमार शुक्ला और उपजिलाधिकारी प्रदीप वर्मा मौके पर पहुंचे, पूरी घटना की जानकारी की और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे ग्राम में ढाकेर बाबा का स्थान है, इसमें मूर्तियां तोड़ दी गई हैं और मूर्तियां गायब भी कर दी गई हैं। यहाँ तक कि शंकर जी की भी मूर्ति गायब है, नंदी जी की भी गायब है, गणेश जी की भी गायब है और ढाकेवीर बाबा की भी गायब है। तो ये यहाँ पर ये धर्म परिवर्तन का 2 महीने पहले हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने जांच के लिए कहा था। उस पर कायदे से जांच नहीं हुई है और उस पर अगर पहले जांच हो जाती तो आज ये ना होता। आज सुबह अचानक कुछ लड़के आए थे ऐसे दौड़ने के लिए, देखे मंदिर की तरफ तो गेट खुला हुआ था, तो जैसे ही मंदिर के अंदर जाके देखा तो जो मेन मूर्ति थी ढाकेर बाबा की गायब थी। अंदर और देखने पे पता चला कि अंदर बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ थी, हाथी उनकी सवारी है मेन, तो उनका टूट फूट था पूरा, सूढ़ वूढ़ जो होती पूरी टूटी हुई थी और गणेश भगवान जी की मूर्ति थी। चलिए यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कानपुर देहात में एसपी कार्यालय के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर 3 महिलाओं ने एक वकील को घेर लिया और जमकर धक्का मुक्की की गई। एसपी कार्यालय में मुकदमे से संबंधित काम कराने की एवज में वकील ने महिलाओं से रुपए लिए थे। महिलाओं ने जबरन वकील से अपने पैसे वापस ले लिए और एसपी के नाम पर वकील ने महिलाओं से ये रुपए लिए थे। हमारा माया नाम है। क्या हुआ यार? हमारे पैसा ले लिए, हमारी बहन बिल्कुल दोपहर से टूटी डरी है। क्या बोल के पैसा लिया? ये कहा कि हम तुम्हारा काम बनवा देंगे, तुम्हारा काम बनवा देंगे, सर को देना पड़ेगा। हाँ, सर को पैसा देना पड़ेगा। तो कौन सा सर को देना पैसा? तो अब ये हमसे ले ली। एम्स की फोरेंसिक टीम ने संकेत दिया है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। इसी दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि एक युवा और असाधारण व्यक्ति एक दिन उठता है और खुद को मार लेता है। सुशांत ने यह कहा था कि उसके साथ बदतमीजी की जा रही है और उसकी जान को खतरा है। उसने ये भी कहा था कि मूवी माफिया ने उसे बैन कर दिया है और परेशान किया है। उस पर दुष्कर्म का झूठा आरोप भी लगाया गया, उसे मानसिक रूप से परेशान भी किया गया। और बता दें कि कंगना की प्रतिक्रिया उस दिन आई जब एम्स ने हत्या की थ्योरी को दरकिनार करते हुए CBI को एक रिपोर्ट दी
और अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि 14 जून को सुशांत की मौत का कारण आत्महत्या ही है। साथ ही अभिनेत्री ने शनिवार को कुछ और ट्वीट करते हुए ये भी आरोप लगाए कि सुशांत को फिल्म उद्योग से बाहर किया जा रहा था और इस दौरान उन्होंने सुशांत को फिल्मों में ना लेने को लेकर बॉलीवुड के बड़े बैनर यशराज फिल्म्स पर भी जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के फैसले को लेकर के वहां पर विरोध शुरू हो गया है। इमरान खान का कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने से वहां के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे। हालांकि इस पर विपक्षी दल एकजुट होकर विरोध कर रहा है। पाकिस्तान में विपक्षी दल PML, नवाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जमात इस्लामी, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों ने स्पष्ट ये किया है कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाएंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। विपक्षी दलों ने यह कहा है कि इन दोनों इलाकों को पाकिस्तान का प्रांत बनाने से जम्मू कश्मीर के विवादित क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम साबित होंगे। बता दें कि इमरान सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी और इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने पिछले महीने विपक्ष के 15 वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर के काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने शनिवार को यह कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को बेहद चिंताजनक दौर से गुजरे हैं और अगले 24 घंटे उनके स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ट्रंप का एक सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये टिप्पणी इस खुलासे के बाद की गई है कि शुक्रवार को अस्पताल ले जाने से पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप को ऑक्सीजन दी गई थी। हालांकि व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने यह कहा था कि ट्रंप में केवल मामूली लक्षण दिखाई दिए थे। दूसरी तरफ ट्रंप के डॉक्टरों ने यह कहा कि राष्ट्रपति बहुत अच्छे मूड में हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान उन्हें बुखार नहीं आया है। सेना के अस्पताल में भर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूं। हम सभी को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे वापस आना होगा क्योंकि हमें अभी भी अमेरिका को फिर से महान बनाना है। यूपी के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के गांव के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राजनीतिक दलों के 5 सदस्यों को पीड़िता के परिवार से मिलने की अनुमति है, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पीड़िता के गांव के बाहर इकट्ठा हुए, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। देखिए, डेलीगेट्स अंदर जा रहा था, केवल जो है धारा 144 लागू है, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज के 5-5 जो है आदमियों का ही डेलीगेट्स अंदर था। डेलीगेट्स अंदर जा चुका था, बाहर बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। बैरियर पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में खड़े थे, तो अचानक में जो है कुछ लोगों ने हमारी महिला कांस्टेबल जो बैरियर पे तैनात थी उसे धक्का दिया और बैरियर तोड़ के ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। इसी क्रम में हमारे द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया उनको पीछे करने के लिए। उनके द्वारा हमारे ऊपर पथराव किया गया, जिसमें मैं और हमारे कुछ साथी चोटिल भी हुए हैं। ये देखिए, उसके बाद जो है पथराव, उसके बाद हाथरस गैंगरेप मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यह कहा है कि पीड़ित परिवार ने डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार फिर भी चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा है कि सरकार सीबीआई जांच को राजी हो गई, लेकिन डीएम के वहां रहते मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी। मायावती ये बात अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखी है और मायावती ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि हाथरस गैंगरेप केस के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए हैं, फिर भी यूपी सरकार की रहस्यमय चुप्पी दुखद और अति चिंताजनक है। हालांकि सरकार सीबीआई जांच के लिए तो तैयार हो गई है, लेकिन डीएम के वहां पर रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, लोग आशंकित हैं। हाथरस गैंगरेप केस में अब आम आदमी पार्टी भी योगी सरकार के विरोध में सामने आकर के पूरी तरह से मोर्चा खोलने की तैयारी में है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह खुद कल हाथरस पहुंच रहे हैं और संजय सिंह ने यह कहा है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। वाराणसी में
आज रविवार को कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला करते हुए ये कहा है कि योगी राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। हाथरस की ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि सीरीज के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बीते कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। रामविलास पासवान की कल देर रात दिल्ली के एक अस्पताल में हार्ट की सर्जरी हुई है। जमुई सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा है कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है और कल शाम अचानक से उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करवाना पड़ा। और चिराग पासवान ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों के बाद उनके पिता का एक और ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। चिराग ने ये कहा है कि संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तमन्ना हैदराबाद में एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी और तभी तमन्ना अस्वस्थ महसूस करने लगी थी। जल्द ही उन्हें टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। बता दें कि अगस्त में तमन्ना के पिता संतोष भाटिया और मां रजनी भाटिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी थी। तमन्ना ने पोस्ट में ये बताया कि उनके माता पिता में कोरोना से जुड़े हुए लक्षण दिखाई दिए और जब टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि अब तक कई फिल्म स्टार्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, आफ्ताब और जेनेलिया डिसूजा सहित कई सेलेब्स कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़।